हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 29 सितंबर की करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट। उसके बाद लास्ट में रिवीजन की क्लास है। और जो भी सीए की क्लास में हमारी ये कोशिश होती है कि जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई हैं भारत में और दुनिया में, और जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ लेकर आया जाए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए बेनिफिशियल है। साथ में टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में हमारा जो कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए, श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं हो, बहादुरी हो, जल्दबाजी न हो, दया हो, कमजोरी न हो। इन सब के बीच में बहुत ही बारीकी सा फासला होता है ना। और जैसे ही वो बारीकी सा फासला खत्म होता है, दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं। तो इसलिए जिद को और दृढ़ता को समझिए, बहादुरी और जल्दबाजी को समझिए, दया और कमजोरी को समझिए, दोनों में बहुत फर्क है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व हृदय दिवस के बारे में, जिसको 29 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि आज प्रेजेंट के टाइम में हम देखते हैं कि बीपी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं और हार्ट से रिलेटेड, हार्ट अटैक से जो रिलेटेड समस्याएं हैं, उसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो रही है। और ये देखा जा रहा है कि लगभग 31% लोगों की जो डेथ हो रही है पूरे वैश्विक लेवल पर, वो सिर्फ हृदय की बीमारियों से संबंधित है। 1999 में सबसे पहले हमारा जो विश्व हृदय दिवस है वो मनाया गया था, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के साथ मिलकर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इस बात को याद रखेंगे। और उसके बाद 1999 के बाद सन 2000 से हर साल विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है दिल का उपयोग करें, दिल को जानें। ओके, इस बात को याद रख लेना। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ये पूरी दुनिया में हार्ट से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, उस हार्ट जो डिजीज है उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने का काम करती है। इसका गठन हुआ था 1972 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में, और बाद में इसका नाम वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन पड़ गया था। इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। इसके लिए जो दिन मनाया जाता है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब महासभा की बैठक हो रही थी 74th नंबर की, तो उस समय ये डिसाइड किया गया था कि जो है हम इस तरीके का एक दिन मनाएंगे 2019 में। इसलिए सन 2020 से हर साल ये जो दिन है खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। साथ ही खाद्य और कृषि संगठन के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है हमारा, उसकी एक प्रमुख एजेंसी के रूप में है ये। इसका जो गठन है ये हुआ था 16 अक्टूबर को 1945 में, 16 अक्टूबर को 1945 में। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पूरी दुनिया में कृषि और खाद्य से संबंधित जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने का काम करता है और उसको क्रियान्वयन कराने का काम करता है। इस बात को भी याद रख लेंगे। इसके जो प्रमुख पहले हैं उस पर अगर उसके ऊपर बात करें तो देखो, ये इनिशिएटिव लेता है। किस चीज के लिए इनिशिएटिव लेता है? कृषि के क्षेत्र के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, जो खाद्य के मानक हैं उसको वो बना रहे, इसके लिए खाद्य और कृषि की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए, जो मत्स्य पालन है, जो एक्वा कल्चर, जो हमारा एक जो एक्वा कल्चर है उसके ऊपर उसके ऊपर काम करने के लिए, हमारे पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, जो हमारी जो जमीन है वो किस तरीके से उपजाऊ बनी रहे। तो ये कई सारे विषय हैं जिस पर FAO काम करता है। इस बात को याद रख लेंगे। ओके, विश्व समुद्र दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि कल के दिन हमने विश्व समुद्र दिवस मनाया, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अच्छा देखो, ये क्या होता है कि हर साल जो सितंबर का महीना होता है उसका जो लास्ट वीक होता है, उस लास्ट वीक का जो गुरुवार होता है नहीं, यानी कि थर्सडे होता है, उस दिन मनाया जाता है। इसीलिए 28 सितंबर को इसको इस बार मनाया गया है। इस बात को याद रख लेंगे। क्लियर? इस बार का जो थीम है वो क्या है? तो मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हांगजो में हम सबको अच्छे से पता है कि चाइना के हांगजो में एशियाई खेलों का जो एशियाई खेल हैं वो चल रहे हैं। तो उसमें जो महिलाओं का 60 किलोग्राम वर्ग है, उसमें वुशु जो प्रतियोगिता होती है उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वुशु में महिलाओं का जो फील्ड है उसमें 60 किलोग्राम वर्ग में जो जीत हासिल करी है, सिल्वर मेडल जीता है, उनका नाम है रोशिबीना देवी नाओरेन। इनका नाम याद रख लेंगे। और अभी कल के मैच के बाद भारत
अभी भी उस तालिका में 7वें नंबर पर है और भारत ने अभी तक 25 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 10 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। इस बात को याद रख लें। देखो 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, इनका नाम है लिएंडर पेस। ये एशिया के ऐसे पहले टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। कुल 6 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है, जिसमें से लिएंडर पेस भी एक व्यक्ति हैं, एक खिलाड़ी हैं। इनको जरूर याद रख लीजिएगा। इसके पीछे का रीजन ये दिया गया कि ये बहुत ही ज्यादा दर्शकों में बहुत ज्यादा जो है पसंद किए जाते हैं और इसके लिए वोटिंग कराई जाएगी और 2024 में जनवरी के महीने में वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ही सेलेक्ट किए जाएंगे खिलाड़ियों के नाम। इस बात को याद रख लेंगे। अगर मैं लिएंडर पेस, देखो 26 सितंबर को इनका नाम नॉमिनेट हुआ है, ठीक है। साथ में ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में इनकी जो उम्र है वो 50 साल की हो गई है। अच्छा, इनके द्वारा देखो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अभी 2024 में जनवरी में वोटिंग होगी और उसमें टेनिस प्रेमियों के बीच में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। ओके। अच्छा, इसके पहले एशिया की तरफ से चीन की टेनिस महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम था लीना। इनको 2019 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी। इस बात को याद रख लेंगे। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीता था, जिसकी वजह से इनकी ख्याति फैली थी और उसकी वजह से इनको 2019 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया था। तो हमने बात की अभी ली ना के बारे में, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1973 में 17 जून को भारत के कलकत्ता में एक खेल परिवार में। इस बात को याद रख लेंगे। साथ में ही इन्होंने सबसे पहले जो अटलांटा ओलंपिक हुआ था 1996 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसके बाद ओलंपिक में ये दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे केडी जाधव के बाद जिन्होंने कोई व्यक्तिगत यानी पर्सनल कोई पदक जीता था, ठीक है। और 1990 से लेकर 1920 का जो टाइम पीरियड है, इसमें इनका जो टेनिस का समय है, टेनिस से जुड़े होने का समय है, वो 1990 से लेकर 2020 तक का था। और लिएंडर पेस का महेश भूपति के साथ में जो जोड़ी है वो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जहां पर ये दोनों एक साथ जाते थे और इनकी जोड़ी जाती थी वो जरूर जीत कर आती थी। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के बारे में बात करेंगे तो 1880 में जेम्स जे वैन एलन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोड आइलैंड न्यूपोर्ट में इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी दुनिया में जो टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं उसके लिए समर्पित एक संस्था और एक संगठन के रूप में काम करती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के बारे में। पूछा जा रहा है कि मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जोधपुर में किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी हैं। तो अशोक गहलोत जी के द्वारा ऐसा किया गया है। इस बात को याद रख लेंगे। देखो, इसका मेन मोटिव ये है कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं और विभिन्न जो संस्कृतियों में बुद्धिमत्ता है उसको किस तरीके से आदान प्रदान किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ओके। देखो, राजस्थान में पर्यटन जो विभाग है उसको मजबूत करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो सेंटर्स हैं इनकी स्थापना करी जा रही है। इसमें आप देखेंगे तो कला संस्कृति परंपराओं के संरक्षण के बारे में बात की गई है और साथ में ही एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां पर जो कलाकार हैं उनको रहने के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था करी जाएगी। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक की शुरुआत करी गई है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसको स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। इस बात को जरूर याद रख लेना। यानी उत्तराखंड हमारे देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर कचरा बैंक बनाया गया है। स्पेशली पॉलीथीन के लिए बनाया गया है। पॉलीथीन और यहाँ पर रेट भी दिया गया है कि अगर आप 1 किलो पॉलीथीन लेकर जाते हैं तो उसको 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसको खरीदा जाएगा। तो इस तरीके से लोगों में और जो कचरे से रिलेटेड काम करते हैं, जो प्लास्टिक से रिलेटेड काम करते हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन भी आएगा कि चलो हम इसको लेकर जाएंगे तो इसको बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसका मेन जो मोटिव है, ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई। एक तो जो लोग इससे रिलेट करते हैं उनके व्यवसाय को बढ़ाया जाए और उनको जो है एक तरीके से उनकी आमदनी हो। और दूसरा चीज ये है कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें जो प्लास्टिक है उसको लाकर एक जगह इकट्ठा करके उसको जो है दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जाए, जिससे कि हमारा पर्यावरण और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों सुरक्षित रह सके। अच्छा, अब इस प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो रोड को बनाने में किया जा सकता है, टाइल्स को बनाने में किया जा सकता है, कुछ डेकोरेशन आइटम्स है उसको बनाने में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेंगे। तो इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो 25 सितंबर को किया गया है उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड
में इसका उद्घाटन किया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, वहाँ के जो शहरी विकास मंत्री हैं वो कौन है उत्तराखंड के, तो उनका नाम है प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनका नाम याद रख लेना। ओके। अच्छा, सबसे पहले जो इसका उद्घाटन है वो उत्तराखंड के गढ़ी में किया गया था, याद रखेंगे। और साथ में ही मोटिव ये है कि हर महीने 70 जो न्यूनतम है वो 70 टन और मैक्सिमम 100 टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया जाए। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के सफल संचालन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितने पुरस्कार मिले हैं, तो याद रख लेंगे 2 पुरस्कार मिले हैं। स्पेशली इन्होंने जो आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन है इसका पूरी तरीके से प्रयोग किया है और डिजिटली इन्होंने बहुत सारा काम किया है, जिसकी वजह से ये जो प्राइज है, ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 4.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते खोले गए हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर जो है हमारा आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है, जिन्होंने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते खोले हुए हैं। इसके बाद इन्होंने 2.73 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अच्छा, इन्होंने जो है जो कोविन ऐप है, साथ में ही जो पीएमजे और ई कवच, ये जो ऐप बनाए गए थे स्पेशली आयुष्मान भारत से रिलेटेड लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसका भरपूर प्रयोग किया है, जिसकी वजह से ही उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और डिजिटली इन्होंने एक तरीके से अवेयरनेस पैदा करी है अपनी जनता में। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाने वाली झाड़ू दान पहल किस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखो जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड होता है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, उसी तरीके से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसमें भारत से संबंधित जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उनको दर्ज किया जाता है। तो इसमें शामिल किया गया है झाड़ू दान पहल को, और ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया था स्वस्थ भारत अभियान के तहत। हम सबको अच्छे से पता है कि 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि महात्मा गांधी जी की जब जयंती होती है, उस दिन सन 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, है ना। तो उसी समय एक और इनिशिएटिव लेकर आया गया था, जिसका नाम था झाड़ू दान इनिशिएटिव। तो इस झाड़ू दान इनिशिएटिव को ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। और इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने वाले कौन है, तो एसपी सिंह है, इनका नाम भी याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत अभी प्रेजेंट टाइम में 40th नंबर पर चला गया है, इसको याद रख लेंगे। 2015 में जो भारत की स्थिति थी वो 80 नंबर की थी। और अब अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो कुल जो है 132 देशों को इसमें शामिल किया गया था, और उसमें भारत की स्थिति 40वें नंबर पर है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो इनोवेशन आइडियाज हैं उसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है वो सुधर रही है। पहले नंबर पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, सेकेंड नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है एस स्वामीनाथन। अगर आपने एसएसटी पढ़ी होगी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, साइंस में भी एस स्वामीनाथन का नाम जरूर आता है। और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हम इनको नाम से पहचानते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति जब हमारे देश में आई 1960 और 1970 के दशक में, तो उस समय गेहूं की जो पैदावार थी और चावल की जो पैदावार थी वो बड़े पैमाने पर बढ़ी थी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, हाल ही में मतलब कि कल की डेट में 28 सितंबर को इनका निधन हो गया है 98 साल की उम्र में, और इनका नाम है एस स्वामी। देखिए इनकी जो कृषि यात्रा है ये 1949 से स्टार्ट होती है। इसके बाद नॉर्मन बोरलॉग जो एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। आलू, गेहूं, चावल, जूट, ये 4 ऐसे प्रमुख फसल थे जिसमें इन्होंने विशेष योगदान दिया। इनकी अलग अलग जो जेनेटिक खेती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि ये जो फसल है इनकी उपज में वृद्धि हुई। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। साथ में ही अगर हम एस स्वामीनाथन जी के बारे में बात करें तो 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव बने ये। इसके अलावा 1988 में इनको जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है। टाइम पत्रिका में इनको एशिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया था, 20 व्यक्तियों में, इस बात को याद रखेंगे। और इनके बहुत सारे ऐसे प्राइजेस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 1987 में इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद चेन्नई में
MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी गई थी। 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान दिए गए। और इसके अलावा इनको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार और HK फिदौरिया पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इनका जो जीवन था वो अवार्ड, पुरस्कार, ख्याति, प्रसिद्धि और काम से भरा हुआ था। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। इस बात को जरूर गांठ बांध लो। ओके, तो इनके बारे में सब कुछ पढ़कर जाना है आपको एग्जाम में। संक्षेप में कुछ न्यूज है जिसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.9 अरब डॉलर के राहत पैकेज की श्रीलंका की दूसरी जो किस्त है उसमें देरी हो सकती है। श्रीलंका की आर्थिक जो स्थिति है वो हम सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका की मदद कर रहा है, लेकिन अभी देरी हो सकती है, ऐसी बात कही गई है। दूसरी किस्त है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दी जाने वाली। भारतीय वायुसेना को हॉल मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से पहला डॉर्नियर DO-228 विमान मिल गया है। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि डॉर्नियर DO-228 विमान किसके द्वारा बनाया गया है, या हॉल ने भारतीय वायुसेना को कौन सा विमान गिफ्ट किया है या कौन सा विमान दिया है। ठीक है, साथ में ही जो ICC वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है उसमें भारतीय क्रिकेट टीम की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और सरकार ने, अभी हमने कल की न्यूज में पढ़ा था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहां के कुछ हिस्से में एस्पा लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज ये भी बता दिया गया कि मणिपुर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर एस्पा लगाया जाएगा। इस बात को याद रख लेंगे। उत्तराखंड सरकार ने जो पोमा ग्रुप है उसके साथ में टाई अप करा है, और ये जो टाई अप हुआ है वो उत्तराखंड में रोपवे बनाने के लिए हुआ है। ओके, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा। तो 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की 116वीं जयंती हमने मनाई है, और कल हमने बहुत डिटेलिंग में शहीद भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा था। उनके जन्म से लेकर उनके जो काम थे और उनको जब तक फांसी लगा दी जाती है, उनकी जो ख्याति थी वो किस तरीके से फैली थी, कैसे चोरी चुपके ले जाकर उनका जो है अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाता है, इन सब विषयों के बारे में हमने कल अपनी क्लास में अच्छे से चर्चा करी थी। 28 सितंबर 2023 को 17वां विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था, याद रख लेंगे। और रेबीज का टीका किसके द्वारा बनाया गया था, तो लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया था। और लुई पास्चर का जो बर्थ डे आता है वो 28 सितंबर को आता है, इसलिए हम 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो 2021 के लिए दिया जाएगा वहीदा रहमान को, और इसके लिए जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं उनके द्वारा ये बात कही गई। हांगझो एशियाई खेलों के दौरान किस स्पर्धा में भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में 41 साल के बाद भारत ने ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। अमेरिका में आयोजित 25th ISS में किस भारतीय प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो R हरि कुमार ने भाग लिया है, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो नौसेना प्रमुख है भारत के। ओके, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है, तो झारखंड कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं अमित खरे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बनेंगे। और चारा घोटाले के उद्घाटन में, उसको बताने में, उसको दुनिया के सामने लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू कराने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो कल हमने पढ़ा था सिफ्त कौर सामरा के बारे में। केंद्र सरकार ने एफ्सा को 6 महीने के लिए किस राज्य में बढ़ाया है, तो कल हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और आज एक और स्टेट मणिपुर, जहां पर 1 अक्टूबर से लग जाएगा 6 महीने के लिए एफ्सा। ओके, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा करा गया। ऑस्कर्स 2024 में किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई है, तो 2018 जो मलयालम फिल्म है केरल में जो बाढ़ आई थी उससे बिलोंग करती है। दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी बन गई है, तो अफगानी मुद्रा के बारे में हमने पढ़ा था कल। ओके, RBI के किस डिप्टी गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो M राजेश्वर राव हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी,
और 2023 में एक से फिर से इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, रिवीजन भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। देखो रिवीजन करने से क्या होता है ना, हमारा जो हमने जो कल पढ़ा वो फटाफट हमें रिकॉल हो जाता है, तो वो चीज़ें हमें भूलती नहीं है, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़, नई खबरों के साथ में, नए विचारों के साथ में। टेक केयर, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।